वरिष्ठ पत्रकारों के नए पैनल के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है 10 सूत्र के बेहद विशेष कार्यक्रम मूड ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और जैसा आप दोपहर 12 बजे से देख रहे हैं, हमने सबसे पहले छत्तीसगढ़ पर डिस्कशन किया। इसके बाद मालवा निमाड़, महाकौशल, विंध्य, बुंदेलखंड होते हुए हमारी गाड़ी पहुंच गई है ग्वालियर चंबल के इलाके में। और मैं आपको अपने साथियों से तारुफ कराऊं उसके पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको छोटे से बता देता हूं कि हमने किया क्या था। जो ग्वालियर चंबल के दर्शक हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, हमने एक सर्वे किया। हमने ये जानने की कोशिश की कि अगर 2018 के टिकट ही इस बार फिर से दे दिए जाएं 2022 में, तो पिक्चर क्या बनेगी, जनता किसको पसंद करेगी, किसको नापसंद करेगी, पहली बात। दूसरी बात, आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि आज आखिर ऐसा क्या दिन था, 12 दिसंबर को 10 सूत्र ये क्यों कर रहा है। तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 12 दिसंबर 2018 को ही रिजल्ट आए थे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, और जहां तीनों ही जगहों पर कांग्रेस की सरकारें बनी थी। ये बात दूसरी है कि कमलनाथ जी की सरकार सिर्फ 15 महीने चली और गिर गई थी 2020 में। तो इसलिए हमने ये दिन चुना कि अगर आज चुनाव हो जाएं और जिन नेताओं को टिकट मिली थी उन्हीं को टिकट अगर दिया जाए दोबारा से, तो क्या पिक्चर खड़ी होती है। तो हम जो ग्वालियर चंबल है ये कई लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस पे सिलसिलेवार बात करेंगे। यहां पे टोटल 34 सीटें आती हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ग्वालियर चंबल का एक पैकेज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके से 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी आई थी। इस इलाके की 34 में से 26 सीटों पर साल 2018 में कांग्रेस का परचम लहराया था और बीजेपी को मिली थी महज 7 सीटें। इस इलाके की राजनीति में महल का दखल और सिंधिया का कद दोनों ही कांग्रेस को भारी बढ़त दिलाने में सफल हुए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया साल 2018 में कांग्रेस के सीएम फेस की दौड़ में थे, लेकिन चुनाव के बाद कांग्रेस को मिले बहुमत के बाद दिल्ली दरबार से जो फैसला आया वो कमलनाथ के पक्ष में आया और कमलनाथ सिंधिया को साइड कर सीएम की कुर्सी पर काबिज हो गए। लेकिन 15 महीने की सरकार में कांग्रेस की आपसी खींचतान और सिंधिया की नाराजगी के कारण कमलनाथ सरकार 15 महीने में ही धराशायी हो गई। कमलनाथ सरकार की कुर्सी खिसकाने में सबसे अहम रोल ग्वालियर चंबल इलाके का ही था। साल 2020 में इस इलाके की 16 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें से 9 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया। इसके बाद बीजेपी का आंकड़ा बढ़कर 16 सीटों पर पहुंच गया और कांग्रेस का सिमट कर 17 पर जा पहुंचा। बसपा के खाते में भी इस इलाके से एक सीट आई। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि साल 2023 में सिंधिया बीजेपी को क्या फायदा दिलाएंगे और कमलनाथ और दिग्विजय क्या दांव लगाएंगे। किसकी होगी ग्वालियर चंबल में जय जयकार और कौन बनेगा सरताज। तो अगर हम मोटे तौर पे कहें, एक आम दर्शक की तरह बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि शिवराज जी की जो मौजूदा सरकार है उसके पीछे टेका लगा हुआ है ग्वालियर चंबल का। और जैसा आपने नंबर देखे, आंकड़े देखे कि 26 से घटकर कांग्रेस आ गई 17 पे और बीजेपी 7 से बढ़ के पहुंच गई 16 पे। बाई इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। तो अभी जो मौजूदा पिक्चर है, वहां पे मौजूदा पिक्चर की बात कर रहा हूं मैं आज 2022 में। अभी बीजेपी के पास 16 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 17 सीटें हैं, बसपा के पास 1 सीट है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने आगे बढ़ने के पहले मैं सबसे पहले आपको तारुफ करा दूं, आपको मिलवा दूं। हरीश दिवेकर जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं, अपनी विशेषज्ञता से हमको वाकिफ करा रहे हैं। और फिर से जैसे हमने विंध्य में किया, बुंदेलखंड में किया, वैसे ही हमने किया बहुत धुरंधर धाकड़ बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं दोनों हमारे जो विशेषज्ञ हैं। रविंद्र जैन साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक रह चुके हैं कई जगह, चिंतक हैं, लेखक हैं और पीएचक्यू से लेके वल्लभ भवन तक और वल्लभ भवन से लेके मुख्यमंत्री सचिवालय तक और सब जगह क्या हो रहा है बिल्कुल सब कुछ उनके टिप पे रहता है। और उनके साथ ही हमारे साथ हैं भगवान उपाध्याय जी। गजब की पकड़ है भगवान उपाध्याय जी की। भगवान उपाध्याय जी दैनिक भास्कर ग्वालियर के संपादक भी रहे हैं, अभी इसके पहले भोपाल के संपादक थे और वरिष्ठ पत्रकार हैं और मध्य क्षेत्र यानी भोपाल के तो रहने वाले हैं वो। ग्वालियर और भोपाल पे उनकी गजब की पकड़ है, वैसे वो पूरा मध्य प्रदेश जानते हैं। तो हम वहां आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि देखिए ये जो पूरा मामला था, 17 सीटें अभी जो है वो कांग्रेस के पास है, 16 सीटें बीजेपी के पास है। तो हमने किया क्या, हमने बात की, नतीजे पहले आपको दिखा देते हैं एक बार। नतीजे देखिए, ये जो 34 सीटें हैं ग्वालियर इलाके की, उसमें 16 सीटें बीजेपी के पास हैं आज की तारीख में।
17 सीट कांग्रेस के पास है, 1 सीट बीएसपी के पास है, अन्य या सपा वहां पे नहीं है। तो हम बताते हैं कि हमने किया क्या, ये मजबूत, कमजोर और बराबर है क्या। ये हमारे जो गेस्ट हैं वो भी इसको समझेंगे तो उनको बात करने में मजा आएगी, वो अपना इनसाइट दे पाएंगे और हमारे दर्शक भी इसको समझें। हमने किया क्या, हमने ये पूछा अपने यूजर से, अपने वोटर से, अपने जो हमारे लोग हैं, आम जनता, उनसे ये पूछा कि अगर अभी मौजूदा जो लोग हैं उन्हीं को, हालांकि इस पर थोड़ी सी ये बात जरूर आपको समझना पड़ेगी कि वहां पे काफी दलबदल हुआ है, तो वहां पे पिक्चर दूसरी खड़ी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद जब हमने ये बातचीत की तो ये निकल के आया है 16 में से 7 सीटों पर बीजेपी अभी भी मजबूत बनी हुई है। ये पहला आंकड़ा निकल के आया कि 16 में से 7 सीटों पर, वो कौन सी सीटें होंगी ये हम आगे बताएंगे आपको। अभी हम जिलेवार जाएंगे, ग्वालियर जाएंगे, मुरैना जाएंगे, हम जिलेवार जाएंगे। तो 7 सीटों पे बीजेपी मजबूत बनी हुई है, 6 पे लेकिन वो कमजोर प्रदर्शन कर रही है और 3 पर वो बराबरी पर है। इसी तरह अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 17 में से 11 पे कांग्रेस मजबूत बनी हुई है, 4 पे कमजोर है, 2 पे बराबर है। बसपा के पास 1 सीट थी और वो वहां पे बना के रखी हुई है, मजबूत की कैटेगरी में आ रही है। तो पहला कमेंट मैं चाहूंगा रविंद्र जैन साहब से इस मुद्दे पर कि कांग्रेस वहां पे 17 में से, जो मौजूदा 17 सीटें हैं उसके पास, बाई इलेक्शन के बाद, मौजूदा बार बार बोल रहा हूं मैं, 2022 में जो आज सीट है उसमें से 11 सीटों पर वो मजबूत बनी हुई है। क्या आपका कमेंट है, क्या वाकई वहां पे ऐसी स्थिति है या आपका कुछ राय दूसरी है, जुदा है? देखिए, मुझे इस बार ये लगता है कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग में जो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार है वो सिंधिया जी फैक्टर है। सिंधिया जी के आने के बाद भी सीटों का यदि आप देखेंगे तो कांग्रेस की बात आज भी वहां है, सिंधिया के रहते हुए भी। पिछले चुनाव में एक स्लोगन आया था, माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज। इस बार भी आप माने आनंद जी कि ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना ढांचा है वो आज भी इसी स्लोगन को लेकर चल रहा है, वो आज भी सिंधिया जी को नेता मानने को तैयार नहीं है। अब ये देखना पड़ेगा कि सिंधिया जी की जब भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हुई है तो किस तरह की शर्तें और किस तरह के उनके अनुबंध हुए हैं। यदि ये तय है कि उनके लोगों को टिकट दिया गया तो इस बार सिरे से चुनाव हारेंगे, क्योंकि जो वहां उन्होंने चुनाव के बाद में जिस तरह की छवि बन गई है, ग्वालियर चंबल संभाग का जो एक स्वभाव है, जो नेचर है, वो गद्दार को तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करता है। और कांग्रेस ने इस तरह का एक माहौल बनाया है कि ये लोग गद्दार हैं, गद्दार शब्द इस तरह का वहां जो चल रहा है ना। दूसरा, इस बार जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई सीधी कांग्रेस के होने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई पहले भारतीय जनता पार्टी से होगी, बाद में वो कांग्रेस से लड़ाई होगी। तो ये जो पूरा एक माहौल है, जहां तक आपने बताया कि 11 सीटों पर कांग्रेस मजबूत है, निश्चित तौर पर आपने सर्वे किया और मजबूत भी होगी। भारतीय जनता पार्टी को ग्वालियर चंबल संभाग भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी संघ का पूरा के पूरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है वहां पर, लेकिन सिंधिया जी के आने के बाद वहां काफी असहजता का माहौल है। वहां संघ के लोग भी असहज हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग असहज हैं। और अभी पिछले 1.5-2 महीने का यदि घटनाक्रम अब आप देखेंगे, सिंधिया वर्सेस नरेंद्र सिंह का मामला बिल्कुल सड़कों पर दिखाई दे रहा है। वहां आप किसी भी कार्यकर्ता को जरा सा छेड़ दीजिए, वो अपना पूरा दुख दर्द मतलब एकदम प्रकट करने लगेगा पत्रकारों के सामने कि जब से ये सिंधिया जी आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय हुई है। तो मैं जो ये बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जो स्लोगन पिछले चुनाव में था, माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, इस बार भी यही स्लोगन भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता लेके चुनाव में उतर सकते हैं। नहीं, लेकिन इस बार हो सकता है ये थोड़ी तुकबंदी अगर हम करें तो माफ करो महल हमारा नेता कमल, ये भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे शिवराज जी चेहरा बनेंगे। मध्य प्रदेश में यदि इस दौरान कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो शिवराज जी की जगह वो नाम आ जाएगा, जैसा कि अपन जानते हैं निश्चित तौर पर। जी अच्छा, मैं भगवान जी के पास जाना चाहूंगा। भगवान जी, आप ये बताइए, जैसे 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण बोली रविंद्र जी ने पहला तो ये बोला कि जो उनके बात से समझ में आया हमें कि वहां पे जो विद इन द पार्टी फाइट है, यानी एक वहां पे सिंधिया की बीजेपी हो गई है और एक वहां पे मूल बीजेपी हो गई है। और दूसरी बात कि गद्दार को वहां पे बर्दाश्त नहीं किया जाता है। इस पे आपका क्या कहना है दोनों मुद्दों पे, भगवान जी? जी, असल में जो भी लब्बुलुआब जो बताया है रविंद्र जी ने, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बीजेपी में 1 साल बाद भी सिंधिया समर्थकों को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया गया है। यह बिल्कुल हकीकत है। और यही चीज आपको अगर इसकी सत्यता जानना हो और इसका वजन जानना हो तो पता चलेगा पिछले नगर निगम चुनाव में वहां पर लगातार बीजेपी का ही वर्चस्व रहता आया था। अभी तक के जितने भी महापौर थे बीजेपी के ही जीते थे। पहली बार इस बार
कांग्रेस की महापौर बनी वहां पर शोभा सिकरवार। तो ये एक तो बहुत बड़ा टेस्ट था, एक लिटमस टेस्ट था ये, जिससे कि साफ पता चलता कि पूरे ग्वालियर में, जिसके तहत 5 विधानसभा सीटें आती है, उस ग्वालियर के नगर निगम में कांग्रेस की मेयर का बनना, जबकि नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, 2 बड़े केंद्रीय नेता, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा जो कि उसी इलाके के मूलतः रहने वाले, सारी ताकत वहां लगाने के बावजूद आप नगर निगम ग्वालियर को नहीं जीत पाए। ये पहला पक्ष। दूसरा कि कांग्रेस के पास ऑलरेडी 50% सीटें वहां की है, 34 में से 17 सीटें उनके पास है। पिछली बार भी अगर आप देखें, पिछले विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में अगर आप देखें तो 3 मंत्री, तत्कालीन मंत्री हारे थे। जो मंत्री थे उसी अंचल से वो हारे। उसमें आप डबरा से इमरती देवी हारी, सुमावली से ऐदल सिंह कंसना हारे और दिल्ली से गिरिराज दंडोतिया हारे। जहां तक शहरी क्षेत्र की बात है, ग्वालियर से एक सीट जो है, जो ग्वालियर में कांग्रेस के सतीश सिकरवार जीते, वो सीट में बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, सिंधिया समर्थक थे, मुंदालाल गोयल, वो वहां से हारे। बाकी अगर टोटल अपन देखें तो जो आपने 11 सीटों का गणित कांग्रेस का मजबूत का बताया वो बिल्कुल सही है। बीजेपी का 7 मजबूत का हो सकता है कि इसमें 1-2 और कम हो जाए। हो सकता है कि 1-2 और कम हो जाए, क्योंकि अभी जो वहां पर सबसे प्रमुख चीज रहती है उस क्षेत्र में जातिगत समीकरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। जातिगत, पिछला चूंकि उपचुनाव था, उपचुनाव में सिंधिया समर्थकों को एडजस्ट करना था, उनके समर्थकों को सारों को टिकट देना था सभी को, इसलिए एक मजबूरी बीजेपी की वो रही थी। इस बार ऐसा नहीं लगता है। जिन सीटों पर जो समाज के मतदाता ज्यादा है वहां पर उनके उम्मीदवारों को टिकट मिलेगा, उन्हीं को टिकट मिलेगा जो पार्टी के प्रति समर्पित रहेंगे। जिस तरह से अभी स्पष्ट किया रविंद्र जी ने भी कि जरूरी नहीं कि पिछली बार की तरह 17 के 17 या 19 सिंधिया समर्थकों को टिकट मिल जाए। बीजेपी अब अपनी वहां पर सारे सूत्र, सत्ता सूत्र अपने हाथ में रखेगी। यह अवश्य हो सकता है कि सिंधिया जी के कहने पर कुछ टिकट उनको दिए जाए, लेकिन पूरी तरह से नहीं। बहुत बड़ा आकलन है ये भगवान जी का। लेकिन क्या यानी अब भगवान जी की बात हो चाहे रविंद्र जी की बात हो, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कई बार बोला जाता है ना कि अपने ही वजन के तले, अपने ही बोझ के तले दब के रह जाना। तो क्या सिंधिया जी के बोझ के तले वहां दब के रह जाएगी बीजेपी? और अगर हमने हरीश जी से बात नहीं की तो एक तो मेरे पे नाराज होंगे, इसलिए नाराज होंगे कि आपको मालूम होना चाहिए मूलतः हरीश जी भी ग्वालियर के रहने वाले हैं। तो हरीश जी जरूर पूछूंगा मैं कि हरीश जी आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, ग्वालियर चंबल में जो उठापटक हुई उसके बाद बीजेपी को 3 तरह से देखा जाने लगा। एक शिवराज भाजपा, दूसरी महाराज भाजपा और तीसरी नाराज भाजपा। तो ये नारा वहीं से निकला ग्वालियर चंबल से और यह पूरे मध्य प्रदेश में मतलब खड़ा हो गया। महाराज भाजपा मतलब ग्वालियर मतलब कुछ मालवा सीटों पे चली गई, कुछ मतलब इधर आ गई, लेकिन बेसिकली देखा जाए ग्वालियर चंबल बात है। ये बात हुई। दूसरी बात, वहाँ जातिगत समीकरण जो है, ब्राह्मण, ठाकुर और एससी, ये 3 समीकरण जो है डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। और वहाँ का जो सम्मेलन, जैसा भी ठाकुर सम्मेलन हुआ तो वहाँ सब ठाकुर एक हो जाएंगे, उनको कांग्रेस भाजपा से मतलब नहीं है। तो बोल, लेकिन इस बार महल की लड़ाई हमेशा से भिंड मुरैना में महल के, भिंड का पूरा जिला महल के खिलाफ रहा है। चाहे वो सिंधिया जी कांग्रेस में तब भी भिंड मतलब महल को पसंद नहीं करता रहा है और महल से राजनीति चलती रही है। और भाजपा में सिंधिया आने के बाद वापस महल की राजनीति शुरू हो गई है। तो कांग्रेस महल से मुक्त हुई है और भाजपा महल में कैद हो गई एक तरह से, इस तरह से देखा जाए तो। अब वहाँ पर क्या हो रहा है, जो मूल कार्यकर्ता था, जैसे अब जयभान सिंह पवैया जो कद्दावर नेता हैं वहाँ के, अनुप मिश्रा वहाँ के कद्दावर, नरोत्तम मिश्रा हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जो मतलब प्रदेश के कद्दावर मंत्री और कद्दावर नेता हैं जिनका रसूख है, इनका कहीं ना कहीं फीका पड़ रहा है। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का चार्म अपनी जगह पे है, महल का चार्म अपनी जगह पे है और वो यहाँ तक सीएम कैंडिडेट की दावेदारी में कहीं ना कहीं उनके समर्थक ला रहे हैं और पार्टी के अंदर बात भी उठने लगी है। तो अब उसको लेकर जो भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं वो अब किसी भी तरह से महल की राजनीति को समेटना चाहते हैं। और यही वजह है कि अभी जो सर्वे, मूड ऑफ सर्वे में कार्यकर्ता से लेकर बीजेपी कार्यकर्ता वो सबसे विरोध इंटरनल दिखा रहा है। जिलाध्यक्ष भाजपा का बदला गया, नरेंद्र सिंह तोमर ने पूरा अपना लगाया, जिलाध्यक्ष बदल दिया, सिंधिया का जिलाध्यक्ष नहीं बन पाया। जिलाध्यक्ष भाजपा के अंदर बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जो टिकट बंटवाने से लेके, सर्वे से लेके, नाम लेने मतलब कहाँ किसका नाम चल रहा है वो सारा मंडल अध्यक्ष से लेके कोऑर्डिनेट करता है। सिंधिया नहीं कर पाए। सिंधिया ने उसके बैठक में एक खबर आई थी, आपने सुनी थी, नाराजगी वाला मामला आया। हालांकि बाद में शाम तक, रात तक उनका ट्विटर पे आ गया कि वो कोविड था उनको।
तो अंदर की बात है जो भी हो, लेकिन कुल मिला के जिस तरह से जो अंदर टूट चल रही है, खींचतान चल रही है, इसका नुकसान कुल मिलाकर बीजेपी को होना है और कांग्रेस को फायदा मिलना है। बीजेपी का तीनों ही हमारे जो वक्ता हैं, तीनों ही हमारे जो साथी हैं वो ये कह रहे हैं। एक बात पे मैं बहुत वापस जाना चाहूंगा रविंद्र जी के पास। रविंद्र जी, आपने अपना जो पहली टिप्पणी की थी, पहला जो आपका विश्लेषण था, आकलन था, उसमें आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जो मेरे दिमाग में बैठ गए। आपने बोला कि ये देखना पड़ेगा कि किन शर्तों पर और किस अनुबंध पर सिंधिया जी बीजेपी में आए थे। तो क्या आपको लगता है वो बीजेपी जो कल्याण सिंह को उठा के फेंक देती है, वो बीजेपी जो उमा भारती को उठा के फेंक देती है, आपको क्या लगता है कि क्या तात्कालिक अनुबंध तो हो सकता है कि सरकार बनाना है, 15 महीने की कमलनाथ की सरकार को गिराना है, लेकिन क्या अब भी कोई अनुबंध और शर्तों के आधार पर वहां पर सिंधिया जी अपनी बात रख सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही इन अनुबंध के आधार पर बनी हुई है और ये अब दिल्ली को देखना है कि सिंधिया जी को कितनी दूर तक लेकर चलना है, क्योंकि यदि सर्वे देखेंगे तो सिंधिया के करीब 80% लोग चुनाव हार रहे हैं और यदि हारने वालों को वोट देते हैं तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपने खुद ही मक्खी अपनी निगल ली हो, मतलब जिंदी मक्खी निगलने जैसा हो जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व किस तरह का फैसला करता है इस पर सबकी नजर है, क्योंकि क्या इन सब लोग जो हरल्ले जो वो बोलते हैं अपन लोग एक साधारण भाषा में, क्या इनको हरल्लों को टिकट दी जाएगी क्या, क्योंकि लगातार लग रहा है। दूसरा आनंद जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप हर सीट पर जाकर देखेंगे तो वहां कहीं ना कहीं मतलब झगड़ा चल रहा है। आप डबरा चले जाइए तो इमरती देवी और नरोत्तम का झगड़ा बिल्कुल सड़क पर दिखाई देगा आपको। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि जब राहुल गांधी की यात्रा आई थी तो यह लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में कई विधायक आ सकते हैं, बड़े नेता आ सकते हैं, लेकिन उल्टा हो गया। ग्वालियर चंबल संभाग में 3 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, 3 में से 1 सांसद के कांग्रेस में जाने की धमक साफ सुनाई दे रही है। केपी सिंह, लगभग उनका परिवार कह चुका है कि समय आने पर केपी सिंह कांग्रेस में जाएंगे। कांग्रेस में केपी सिंह का जाना एक बहुत बड़ा समाज, क्योंकि उनका वोट है, पूरा यादव वोट है, पूरा की पूरा उस क्षेत्र में सिंधिया का एक बहुत बड़ा विरोध जो गुना और सीपरी में शुरू हुआ है, इसका भी बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। तो एक और बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि वहां जो सांसद हैं ग्वालियर के, उन्होंने एक रोपवे बनाया है ग्वालियर किले का, फूलबाग से किले तक का, लगभग 5 करोड़ रुपए लगने के बाद में जैसे ही सिंधिया जी की एंट्री होती है भारतीय जनता पार्टी में, और रोपवे का काम रोक दिया जाता है, क्योंकि रोपवे की जो लैंडिंग थी वो सिंधिया जी के जो प्रिंसिपल हैं वहां सिंधिया स्कूल के, उनके घर के पास हो रही थी। तो उसको लेकर वहां एक बहुत बड़ा इशू बन गया है कि सिंधिया जी ग्वालियर के विकास में कहीं ना कहीं अड़ंगा डाल रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो धीरे धीरे करके सिंधिया जी के खिलाफ जा रहे हैं। और अभी यदि आपने देखा होगा कि मिसेस सिंधिया खुद महल से पैदल चलकर यदि वो वॉक कर रही हैं और पब्लिक के बीच में जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का एहसास है कि पब्लिक में उनकी छवि नकारात्मक है, उसे सकारात्मक करने का प्रयास वहां शुरू किया है उन्होंने। तो मुझे यह लगता है कि यदि जो अनुबंध की बात आपने कही है, ये पार्टी नेतृत्व को तय करना है। यदि सर्वे के आधार पर टिकट दिए गए तो सिंधिया का बड़ा नुकसान होगा, सिंधिया के कई लोग टूटकर वापस कांग्रेस में आ सकते हैं। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि चुनाव के समय जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा वो दोनों नाव की सवारी अभी से करना शुरू कर दिया है। यदि हमें टिकट नहीं मिलेगा तो क्या कांग्रेस हमको टिकट देगी? कांग्रेस में संभावनाएं बहुत कम है इन लोगों की, फिर भी लेकिन ये लोग संभावनाएं सब तलाश रहे हैं। राजनीति में कोई मैदान छोड़ने को तैयार नहीं होता जी। आप भी जानते हैं कि यदि मान लो आपने टिकट काट दिया तो कोशिश करेंगे, यदि कांग्रेस से नहीं मिली तो वो बसपा पे जाएंगे, बसपा से नहीं मिली तो आप पे जाएंगे। ग्वालियर बहुत बड़ी, मतलब ग्वालियर बहुत बड़ा संदेश देगा इस इलेक्शन में और ग्वालियर बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, रविंद्र जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, उनका एनालिसिस बिल्कुल 100% सटीक है। और लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने हाल ही में कहा है कि जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं वो उनको वापस नहीं लेंगे। वो भी जो आपने गद्दार वाली बात बोली थी तो वो भी गद्दार वाली बात कर रहे हैं। तो ये तो खैर आने वाला वक्त क्या है 23 में, लेकिन हम 22 पे लौट के आते हैं। अभी जो चल रहा है, मैं वापस भगवान जी के पास जाना चाहता हूं। भगवान जी, जैसा आपने खुद कहा कि 55-56 साल से वहां पे लगातार रहने जो भी था, नगर निगम पे वहां पे बीजेपी का कब्जा था, पहली बार कांग्रेस का कब्जा हुआ, मुरैना नगर निगम में भी कांग्रेस का कब्जा हो गया है। तो आपको क्या लग रहा है, और आपकी तीनों के ही जो आपने शुरुआती कमेंट किए उससे लग रहा है कि इस बार बहुत 2 बातें निकल के आ रही हैं। सिंधिया जी का रोल क्या होगा, कितना उनकी पार्टी, उनके लोगों को टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, ये बहुत देखने वाली बात होगी। अगर टिकट नहीं मिलती है तो कितनी भगदड़ मस्ती है, बीएसपी के पास कौन जाता है, क्या होता है, ये तमाम बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। तो क्या आज की तारीख में अगर 2022 की हम बात करें, आपको लगता है कि हां वहां पे कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में है? क्या आपको ऐसा लगता है? फिलहाल तो बीजेपी के मुकाबले अगर देखा जाए तो कांग्रेस की स्थिति वहां पर मजबूत है। वो भी इसलिए क्योंकि वहां पर दल बदल
तो ज़्यादा सहन नहीं किया जाएगा। और ज़्यादातर जो उम्मीदवार हैं, जो पिछले अभी एमएलए हैं वहाँ पर, वो ज़्यादातर दल बदल वाले ही हैं। वहाँ पर उस समय बहुत मुद्दा ये चला था, और जिन लोगों पर ये आरोप लगे थे, यकीन मानिए मैं उस समय ग्वालियर में ही पोस्टिंग थी मेरी, उन लोगों से, उन विधायकों से जो टूटे थे, उनसे वो नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे लोगों से, क्योंकि लोग सीधे पूछते थे 35 करोड़ 25 करोड़, सीधे ये बात होती थी, तो वो नजर चुरा के, मुंह चुरा कर उनको भागना पड़ रहा था। और ये मुद्दा जो है, जो टिकाऊ, या आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया बिकाऊ, वो मुद्दा जो है अभी भी वहां पर चल रहा है। वहां पर आदमी बहुत जल्दी भूलता नहीं इन चीजों को, क्योंकि पिछले चुनाव में भी अगर देखा जाए, मतलब विधानसभा जो मूल उपचुनाव के पहले वाले चुनाव थे, उसमें भी यदि देखा जाए तो कांग्रेस की स्थिति बाकी मध्य प्रदेश के जो बाकी इलाके हैं उनके मुकाबले ठीक ठाक थी। लेकिन उपचुनाव में केवल वही लोग, वही सीटें बदली जो सिंधिया समर्थक इसके साथ आए थे, बीजेपी के साथ, उसमें भी 3-4 लोग हारे थे। तो जहां तक कांग्रेस की मजबूती की बात है, वो कांग्रेस वैसी की वैसी है। कमजोर अगर हुई है तो बीजेपी हुई है, और आगे भी जो विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे, उस समय कमजोर जो होती जाएगी वो बीजेपी होती जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा मतभेद वहां पर है, लोगों में मनभेद है, वहां पर सारे गुट हैं। जैसे अभी रविंद्र जी ने बताए हैं कि वहां पर नया जो गुट उभरा है, ज्योतिराज सिंधिया है ही, नरोत्तम मिश्रा हैं, जयपाल सिंह पवैया है, वहां पर नरेंद्र सिंह तोमर है, वहां पर बहुत सारे गुट ऐसे जो है, वीडी शर्मा का भी है। तो ये पूरे अंचल में इन लोगों के साथ ये है कि, और वास्तव में इन सब में भी आपस में एकजुटता नहीं है। बीजेपी के भी जो तमाम गुट है वो पहले से ही आपस में खींचतान करते रहे हैं, और अब एक नया गुट और जो वहां पर प्रकट हुआ है, उनके कारण से पहले अगर 4 कोनों पर खींचतान थी, तो अब वो खींचतान बढ़कर 6 कोनों पर हो जाएगी। आनंद जी, केवल एक बात कहना चाहता हूं कि महल भी एकजुट नहीं है। महल का दरवाजा एक है, लेकिन अंदर भी 2 गुट है। बुआ भतीजे की जो पटरी नहीं बैठ रही है, उसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। अच्छा रविंद्र जी, आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि अगर हम ग्वालियर चंबल की बात करते हैं तो हाल फिलहाल 2 नाम वहां से निकल के आते हैं। एक बहुत बड़ा नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, और दूसरा कमोबेश नया नाम है, और अभी हाल ही में जाना है। कमोबेश नया नाम क्या है, अभी शायद सोशल मीडिया की वजह से या बागेश्वर धाम को गाली बकने की वजह से प्रीतम लोधी। तो प्रीतम लोधी कोई क्या, कोई कारतूस है या ठुस्सी बम है, वहां पे क्या होने वाला है? मुझे नहीं लगता कि प्रीतम लोधी बहुत ज्यादा असर वहां दिखाएंगे, क्योंकि प्रीतम लोधी केवल उमा जी के फॉलोअर है, और बहुत ज्यादा पहले भी उनका नहीं रहा है प्रीतम लोधी का। प्रीतम लोधी का उपयोग लोग कर रहे हैं। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ना प्रीतम लोधी के, ये प्रायोजित भीड़ है, ये चुनाव में नहीं, वोटों में नहीं बदलेगी। ये मैं 100% बोल रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। मैंने प्रीतम लोधी जी की कई वहां पर सभाएं भी देखी है, कई कार्यक्रम भी देखे हैं, और उनका वजन भी मैं जानता हूं। ये जब चुनाव होगा वो एक अलग समीकरण के साथ चुनाव होगा। अभी तो जिस तरह का माहौल था, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के वर्ग के कई लोग शिवराज जी को डराना चाहते थे, और उस तरह का ये माहौल बना। कुछ लोग बीटी शर्मा से बदला लेना चाहते थे, उनके कंधे पर बंदूक रखकर चल रही थी। लेकिन प्रीतम लोधी फुस बम साबित होंगे, ये 100% मान के चले, और चुनाव भी जीतने की स्थिति में नहीं है। अच्छा हरीश, आपने सुना अभी एक बात बोली, प्रायोजित, ये कौन प्रायोजित कर रहा है, जरा हाँ आप बताइए ना खुल के। देखिए, इसमें रविंद्र जी ने कोड में कहा, कोड अनकोड में, मैं भी कोड अनकोड में ही बोलूंगा कि जब कुर्सी खतरे में आती है, तब एक समाज को आगे खड़ा कर दिया जाता है। आपको ओबीसी आरक्षण की बात चली थी, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठ जाता है, क्योंकि जब सीएम बदलेंगे, ओबीसी नेताओं की बात है, तो ओबीसी नेता कितना महत्वपूर्ण है ये बताने की कोशिश की जाती है। और प्रीतम लोधी का आंदोलन भी ये बताने की कोशिश की है, ओबीसी वर्ग ही पूरा डिसाइडिंग फैक्टर है। ये नाराज हो गया तो कैसे होगा, तो वो एक माहौल खड़ा किया गया, वो क्योंकि उस समय कुर्सी हिल रही थी ओबीसी वर्ग के बड़े नेता की, उस कुर्सी को बचाने की माहौल किया। पर बाद में ओबीसी वर्ग को बाद में तोड़ भी दिया गया, महासभा को, प्रीतम लोधी को बाहर भी कर दिया गया। लेकिन इन सब में एक चीज़ हुई है, जरा रविंद्र जी आपसे भी कहूँगा नोट करिएगा, और भगवान जी, आनंद जी आप भी, कि एक विचार तो खड़ा हो गया लोगों के बीच में, युवाओं में, जो एक विचार मन में आ गया। अब वो वोट में कन्वर्ट होता नहीं होता, लेकिन एंटी बीजेपी विचार खड़ा कर दिया इनमें। कई बार क्या होता है कि हम छोटे को मारने के लिए बड़ा लाते हैं, बड़े को मारने बड़ा लाते हैं, वही बड़ा हमारे लिए बड़ा हो जाता है कई बार। तो हमारा तैयार किया हुआ मोहरा भी कहीं हम पे भारी पड़ जाता है। ये ओबीसी महासभा का आंदोलन जो है ना, वो अलग तरह का विचार में केंद्रित हो गया। अब किस तरह से कन्वर्ट होगा 23 में, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं, जो जिले के हिसाब से चलते हैं। अभी तुमने इलाके की बात कर ली, अब सबसे पहले हम ग्वालियर जिला देखते हैं। ग्वालियर जिले में 6 सीटें हैं, 6 में से अभी कांग्रेस के पास 4 हैं, 2 बीजेपी के पास हैं। और इसमें अब हम अपने एक्सपर्ट से हम जानना चाहेंगे कि जो कांग्रेस के पास 4 सीटें हैं, उसमें कांग्रेस की स्ट्रांग सीटें हम आपको बता रहे हैं, 2 हम बता रहे हैं स्ट्रांग सीटें। ग्वालियर पूर्व सतीश सिकरवार की,
और लाखन सिंह की भितरवार, ये मजबूत सीट बता रहे हैं हम। कमजोर सीट में प्रवीण पाठक दक्षिण की सीट, और बराबर की सीट है सुरेश राजे की डबरा की। तो पहली टिप्पणी में लेना चाहूंगा रविंद्र जी से। फिर से आपको दोहराता हूं रविंद्र जी, ग्वालियर पूर्व सतीश सिकरवार, लाखन सिंह भितरवार, ये मजबूत हम बता रहे हैं। दक्षिण की जो सीट है ग्वालियर दक्षिण प्रवीण पाठक की कमजोर बता रहे हैं, और सुरेश राजे की डबरा वाली जो सीट है ये हम बराबर पे बता रहे हैं कांग्रेस की। क्या राय है आपकी, क्या आकलन है आपका? देखिए, निश्चित तौर पे सतीश सिकरवार के बारे में अभी तक ये माहौल था कि सतीश सिकरवार के ऊपर दबाव होगा, पारिवारिक दबाव होगा और वो वापस जाएंगे। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति सतीश ने वहां बना ली है ग्वालियर पूरब में, उनकी पत्नी वहां से महापौर भी हो गई हैं, अब वो कांग्रेस के लिए दम लगाएंगे। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि एक सतीश सिकरवार के रूप में ग्वालियर चंबल संभाग में एक दिग्गज नेता कांग्रेस को मिल गया है। एक जो डॉक्टर गोविंद सिंह हुआ करते थे, डॉक्टर गोविंद सिंह के बाद में उस कद के बराबर लगभग माने, क्योंकि गजराज और गोविंद सिंह जी की जोड़ी थी। गजराज सिंह जी के बेटे हैं सतीश सिकरवार, और इनके भाई भी विधायक रह चुके हैं बीजेपी से। सबसे बड़ी बात यह है आनंद जी कि सतीश सिकरवार को उनके दावपेच पता है कि भारतीय जनता पार्टी के दावपेच क्या है, किस तरह से वो चुनाव जीतते हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति उनको मिला है सतीश सिकरवार। जहां तक प्रवीण पाठक की बात है, मेरी जानकारी यह है, प्रवीण मेरे लिए बहुत प्रिय है, लेकिन मेरी जानकारी यह है कि प्रवीण पाठक की भारतीय जनता पार्टी के साथ मीटिंग हो चुकी है। और उस मीटिंग में उन्होंने जो शर्त रखी है वो भारतीय जनता पार्टी ने अभी स्वीकार नहीं की है। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि वो भितरवार मांग रहे हैं कि यदि भितरवार मिलता है तो। एक और बात है कि लाखन सिंह जी निश्चित तौर पे बहुत मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन कई ब्राह्मण कैंडिडेट भी वहां से वोट टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से, वो क्योंकि वो ब्राह्मण बहुल इलाका है भितरवार जो है। और इस बार प्रद्युम्न सिंह तोमर जो ग्वालियर से हैं, जो अभी ऊर्जा मंत्री हैं, उनको आप कम नहीं आंक सकते। बेशक उनके बारे में 50 तरह की खबरें छपती है कि वो नाटक करते हैं। बीजेपी की सीट पे आया नहीं था, अभी तो कांग्रेस की सीट पे बात कर रहा था। सुरेश राजे जी की सीट आपने छोड़ दी एक्चुअल में। देखिए, सुरेश राजे जी की सीट इस बार भी सुरेश राजे को मिल सकती है, उसको हम कमजोर नहीं आंक सकते, क्योंकि इमरती देवी का जो वहां पर जो एक माहौल बना है, इस बार नरोत्तम मिश्रा कुछ करें ना करें, इमरती देवी को घर बिठाने का काम नरोत्तम मिश्रा खुद करेंगे बैठ के, और उसका फायदा निश्चित तौर पर इनको मिलेगा। जो डबरा के विधायक है कांग्रेस के सुरेश राय, इनको निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि इस बार जिस तरह का उन्होंने भोगा है, देखिए नरोत्तम मिश्रा बोले नहीं है पर उन्होंने झेला है, और नरोत्तम मिश्रा अपने घर में किसी बड़े नेता को उभरने नहीं देंगे। इमरती देवी इस बार घर बैठने की तैयारी करेंगी। और मैं बीच में टिप्पणी और करूंगा, पहली बार नरोत्तम मिश्रा को चुप रहना पड़ा जब उनके नाक के नीचे से इमरती देवी पूरा परिसर बना के ले गई। ये बड़ी बात है। और अब हम बात करते हैं बीजेपी की 2 सीटों की। बीजेपी की दोनों ही सीटें हम जो चाहे प्रद्युम्न जी की हो चाहे भारत जी की हो, दोनों ही सीटें ग्वालियर वाली और ग्रामीण वाली, ये दोनों ही सीटें हम स्ट्रांग बता रहे हैं। भगवान जी, आपका क्या मानना है? दोनों स्ट्रांग सीटें हैं, दोनों इस बार फिर से निकाल रहे हैं? जी देखिए, दोनों नेता बिल्कुल जमीन से जुड़े नेता है। प्रद्युम्न सिंह तोमर के तो आप देखेंगे हर महीने कोई न कोई ऐसा काम वो करते हैं कि बहुत पब्लिक चर्चा होती है, उसके वीडियो वायरल होते हैं और जबरदस्त तरीके से होते हैं। वो बिजली के खंभे पर चढ़ जाएंगे, वो नाली साफ करने के गड्ढे में उतर जाएंगे, कुछ भी कर सकते हो। सड़कें नहीं है तो वो चप्पल पहनना छोड़ देंगे, ये सब किया है। ये भले ही ऊपरी तौर पर बाहर से अगर देखा जाए तो इसको नोटंकी भले ही कह सकते हैं, लेकिन जनता को बहुत पसंद आती है। और निश्चित रूप से हमने देखा वहां पर कि उनकी जिद के कारण काम हो ही जाता है, तो वो जिद करने वाला नेता है। और इस समय उन्होंने जो उनका इलाका था, वो इलाका ही नहीं बल्कि ग्वालियर के काफी हिस्सों में अतिक्रमण हटवाए हैं। काफी सड़कें चौड़ी हुई, जहां से निकलना मुश्किल था। पुराने ग्वालियर को अगर देखें आप तो उनमें काफी मतलब अतिक्रमण हटाया तो काफी सड़कें चौड़ी हुई, रास्ते सुगम हुए हैं। तो डेफिनेटली ये सीट जो है बीजेपी के लिए पक्की मानी जा सकती है। लेकिन ग्वालियर ग्रामीण में एक अलग तरीके का माहौल है। भारत सिंह चूंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बहुत नजदीकी हैं, बहुत निकटस्थ है, और उनको उन्हीं के कारण से टिकट भी मिलता है और वो मंत्रिमंडल में भी शामिल होते आए हैं। और इनका भारत सिंह का नेटवर्क भी काफी अच्छा, जिस तरह से अभी आपने बताया कि भितरवार में लाखन सिंह का नेटवर्क के कारण वो जीते थे पिछली बार। इस बार यहां पर भारत सिंह अगर जीतते हैं ग्वालियर ग्रामीण में, उनके मुकाबले वास्तव में अभी कांग्रेस के पास वहां वैसा कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि जो पिछली बार चुनाव लड़ाए गए थे वो कैंडिडेट दूसरी पार्टी में जा चुके हैं, दूसरी पार्टी में वो जा चुके हैं, तो वो कांग्रेस पे नहीं रहे। और दूसरे नंबर पर भी जो एक और थे, वहां पर उनको के खिलाफ कुछ केस वगैरह दर्ज हुए जमीनों बेनों के मामले में। तो अभी वहां कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल मतलब जमीन से बाहर नहीं दिख रही है, लेकिन बीजेपी वहां पर काफी
ठीक ठाक स्थिति में है। चलिए, तो ग्वालियर में जो हमको मूड बताया जनता ने और हम जिस निष्कर्ष पे पहुंच पाए, आकलन हमारा जो विश्लेषण है उस पे दोनों ही हमारे विशेषज्ञ जो गेस्ट है हमारे, दोनों ही उससे इत्तेफाक रखते हैं। अब हम बात करते हैं मुरैना की। मुरैना में भी 6 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 4 हैं, बीजेपी के पास 2 हैं। और कांग्रेस की जो 4 सीटें हैं उसमें से 3 सीटें तो हम स्ट्रांग बता रहे हैं और एक जो सुमावली की सीट है अमर सिंह कुशवाहा जी की, वो हम कमजोर बता रहे हैं। अजब सिंह जी की, जो अजब सिंह कुशवाहा जी की सीट है सुमावली, वो हम कमजोर बता रहे हैं। और बीजेपी की जो 2 सीटें बची हुई हैं जौरा, वो हम बता रहे हैं स्ट्रांग, और एक और जो सीट बचती है वो हम बराबरी पे बता रहे हैं। तो हम बात शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें क्या विधान, ये हमने पहले कमलेश जाटव की सीट है। ये देखिए, ये अब सबलगढ़ पे आ गए। सबलगढ़ बैजनाथ कुशवाहा जी की है, कांग्रेस की मजबूत सीट बता रहे हैं हम, ये मजबूत है। एक आगे चलिए, ये जौरा की सीट है सूबेदार सिंह की, बीजेपी की, ये मजबूत सीट है, बिल्कुल ठीक है। हम अभी राय लेते हैं, समझते हैं। सुमावली अजब सिंह जी की सीट है, ये कमज़ोर सीट है कांग्रेस की कमज़ोर सीट है। ये राकेश जी हैं, ये मुरैना की सीट है इनकी, कांग्रेस की मजबूत सीट है। ये मजबूत सीट बता रहा है, हमारा जो सर्वे कह रहा है कि मजबूत सीट है। ये अगली सीट है दिमनी रविंद्र तोमर जी की, ये भी मजबूत सीट हम बता रहे हैं कांग्रेस की, ये भी कांग्रेस की मजबूत सीट है। और इस तरह से हमारी टोटल 6 सीटें। ये अंबा में कमलेश जाटव जी हैं बीजेपी की, ये बराबर है। तो 6 सीटें हो गई, 4 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 2 सीटें बीजेपी के पास हैं। 4 में से 3 सीटों पे कांग्रेस मजबूत है, सुमावली कमजोर है। पहली टिप्पणी रविंद्र जी से। देखिए, सुमावली के जो कुशवाहा जी हैं, अभी उनकी सदस्यता भी समाप्त हो गई है, आपने पढ़ा होगा। और उनकी कुछ हरकतें इस तरह की रही हैं कि जनता उनको पसंद नहीं करती है। सुमावली में जो वोट, जो सुमावली का जो चरित्र है, सुमावली का जो एक टेम्परामेंट है, वो निष्पक्ष चुनाव का तो नहीं है। बहुत क्लियर मैं बता दूं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला माहौल बनता है। वहाँ जो ज़्यादा फायरिंग कर ले, जो ज़्यादा शक्ति दिखा दे, वहाँ ऐदल सिंह कंसाना इस बार फिर से पूरी ताकत दिखाएंगे। लड़ाई कैसे भी हो, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हो सकता है बराबरी में जाए, लेकिन कुशवाहा जो है, अजब सिंह कुशवाहा हैं, उनकी सदस्यता जाने से वो कमजोर जरूर हुए उस बेल्ट में। और अब मैं इसकी बात करता हूं, ग्वालियर में राकेश मावई जो है, मैं एक सवाल करूंगा जी। सुमावली से क्या आप इस बात का मतलब मानेंगे कि नीटू सिकरवार, सतीश सिकरवार छोटा भाई सुमावली से विधायक रह चुके हैं, बाहुबली में, क्या वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? देखो, अब ये कांग्रेस को तय करना है, वो तो हो चुके हैं, उनको नोटिस दे चुके हैं। गजराज सिंह जी और नीटू को बीच भारतीय जनता पार्टी निकाल चुकी है, नीटू सिकरवार को सत्य नहीं निकाल चुकी है भारतीय जनता पार्टी उनको। और वो इस समय उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। यदि नीटू को टिकट मिली तो एक तरफा चुनाव जीतेगी, कांग्रेस के हाथ में वो सीट आ जाएगी। लेकिन अजब सिंह कुशवाहा यदि उसमें भितरघात नहीं करते हैं, क्योंकि अजब सिंह कुशवाहा भी जीते और वो भी बाहुबली से कम नहीं है। अजब सिंह कुशवाहा ये चुनाव ऐदल सिंह के सामने पूरी बाहुबल से चुनाव जीत कर आए हैं अजब सिंह कुशवाहा वहां पर, तो अपन कम नहीं आ सकते। लेकिन नीटू वहां भारी भरकम कैंडिडेट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। राकेश मावई की जहां तक मैं बात कर रहा हूं, राकेश मावई के बारे में यह खबर है कि वो बहुत नाराज चल रहे हैं अभी कांग्रेस से। नेतृत्व से क्यों नाराज है मुझे पता नहीं है, लेकिन बीच में यह भी खबर आई कि वो भी भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। रविंद्र सिंह की सीट निश्चित तौर पे, तोमर की सीट बहुत मजबूत है, मैं मानता हूं। और सबलगढ़ भी कांग्रेस बहुत मजबूत है। इस बार अंबा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह की ड्यूटी कांग्रेस ने लगाई है अंबा में लगातार काम करने। गोहद और अंबा 2 सीटें कांग्रेस ने डॉक्टर गोविंद सिंह के खाते में दी हैं कि ये कैसे भी आपको जितवा के देनी है। उनसे भिंड से लगा हुआ इलाका है, तो गोविंद सिंह जी की प्रतिष्ठा इस बार यदि दांव पर रही तो निश्चित तौर पर अंबा में गोविंद सिंह जी ने अभी से वहां अपनी गोटी बिछाना शुरू कर दिया है। वहां कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना और दौरे भी शुरू कर दिए वहां, जो मेरे पास जानकारी है। तो अंबा की सीट इस बार कांग्रेस के खाते में आ सकती है। तो कांग्रेस हो सकता है 4 से 5 हो जाए, भारतीय जनता पार्टी एक सीट छीन भी सकती है। तो जो ये आंकड़ा है कि 4 और 2, लगभग यही स्थिति मुझे लगता है कि अगले चुनाव में हो रह सकती है। तो देखिए, अब हम भगवान जी के पास जाना चाहेंगे। भगवान जी, एक चीज़ बताइए, जैसे इसमें बात चल रही है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं अगर सही हूँ तो कहीं गलत हुआ दुरुस्त करिए मुझे, कि सबसे ज़्यादा बाई इलेक्शन भी मेरे को लगता है मुरैना जिले में ही हुए थे। 6 में से 4 या 5 सीटों पे शायद मेरे को लगता है बाई इलेक्शन हुए थे। ये बाई इलेक्शन वाली ही सीट है। जोरा जो है, सुमावली है, मुरैना है, रविंद्र सिंह तोमर जिसमें कि मंत्री थे यहाँ पर वो कांग्रेस में, तो गिरिराज दंडोतिया, उनके कारण से
जी। औरंगाबाद भी ये जी, सभी जी, बाई इलेक्शन वो वाली बात सीटें हैं। और वहां पे नगर निगम में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और मुरैना में नगर निगम का ही मैं महापौर बना कांग्रेस का, है ना। तो आपको पहली बार हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है आपके आकलन के मुताबिक? जैसे रविंद्र जी का तो कहना है कि हो सकता है सीट बदल जाए, वो बात दूसरी है, लेकिन अगर नंबर की बात करें, हम सीट को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, सिर्फ नंबर की बात करें तो कांग्रेस के बाद जो 4 है वो 5 भी हो सकती है। कांग्रेस के पास 5 तब हो सकती है जब राकेश मावई कांग्रेस में रहे। अच्छा। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे जिले के अगर आप जातिगत मतदाताओं की संख्या को देखें तो गुजर बहुल इलाका है। गुजर में रुस्तम सिंह पहले जो बीजेपी के मिनिस्टर भी रहे हैं, वो ऑलरेडी नाराज चल रहे हैं, पिछली बार उनको भी टिकट नहीं मिला था तो वो नाराज चल रहे हैं। दूसरी जो आजू बाजू की जो सीटें हैं, जैसे जोराज सीट है या सबलगढ़ सीट है या इधर की दिमनी सीट है, तो बाकी सीटों पर भी जातिगत समीकरण, केवल मुरैना शहर का जो सीट है राकेश मावई वाली, वो जो रविंद्र जी ने बताया है वही फैक्टर है वहां पर कि यदि इनको पार्टी कांग्रेस मना कर रखेगी तो ठीक है, अदरवाइज ये सीट बीजेपी ऑलरेडी गंवा चुकी है और कांग्रेस बरकरार रख सकती है इसको। तो इसलिए 4-2 वाला जो समीकरण है वो 4-2 या 5-1 ही रहेगा। अच्छा, एक वहां की बहुत महत्वपूर्ण सीट है गुना की। गुना में महेंद्र सिंह सिसोदिया जो अभी पंचायत मंत्री भी हैं और लगातार वो पिछले 2-3 इलेक्शन से अपनी हर बार मार्जिन बढ़ाते हुए आ रहे हैं, और इस बार जो हमारे पास जानकारी, फिर उन्होंने एक बड़ा टारगेट तय किया कि और बड़ी जीत उनको मिलना चाहिए और वो काफ़ी तैयारी कर रहा है वहाँ पे, और अभी उनकी स्थिति भी हमारे सर्वे में मजबूत बताई जा रही है। मैं चूंकि खासतौर से मंत्री की सीट है वो, और बहुत नज़दीकी माने जाते हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के, तो आपको रविंद्र जी क्या लगता है महेंद्र सिंह सिसोदिया जी की क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, मैं भोपाल में बैठ के ये मानता हूं कि वहां जितने लोगों से मेरी बात होती है वो निश्चित तौर पर महेंद्र सिंह सिसोदिया से संतुष्ट तो नहीं है। वो किस तरह की कैसा सर्वे आया है मुझे नहीं पता है, लेकिन एक तो लंबे समय तक वो बीमार रहे, क्षेत्र पर बहुत ध्यान नहीं दिया, और इस समय यदि भ्रष्टाचार की बात की जाए तो सबसे ज्यादा उनकी सीट से शिकायतें आ रही हैं। वहां प्रशासन में उनका दखल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, थानों में उनका सीधा दखल है इस समय महेंद्र सिंह जी का। तो महेंद्र सिंह सिसोदिया के कई ऐसे कारण हैं जिसके वजह से मुझे नहीं लगता कि उनकी सीट पर बहुत ज्यादा मजबूती होगी। वो जीतेंगे हारेंगे मैं ये कोई घोषणा करने वाला नहीं हूं, लेकिन जो स्थिति उनकी कांग्रेस में थी वैसी स्थिति अब भारतीय जनता पार्टी में इसलिए नहीं हो पाएगी कि भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही ये चुनाव की स्थिति आएगी, भारतीय जनता पार्टी की पहली लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। मैंने बताया कि केपी सिंह का पूरा परिवार जैसे ही कांग्रेस ज्वाइन करेगा तो वहां का समीकरण ही बदल जाएगा। तो इसलिए मैं अभी से ये घोषणा तो नहीं करूंगा कि महेंद्र सिंह हार रहे हैं, लेकिन महेंद्र सिंह जी मजबूत है ये मानने को मैं तैयार नहीं हूं अभी। भगवान जी, आपकी कोई टिप्पणी? ये गुना चूंकि शहरी इलाका है, भोपाल से बहुत नज़दीकी इलाका है, और यदि इसको राजनीतिक दृष्टि से देखें तो कांग्रेस के जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिग्विजय सिंह, उनका गृह जिला भी है, और वह उस जिले में 2 सीटें जो ऐसी है जिसपे कि उनके एक सीट पर उनका बेटा और एक सीट पर उनके भाई ऑलरेडी विधायक हैं, तो कांग्रेस के प्रभाव वाली सीट है। और ये जो रविंद्र जी ने बताया, ये अगर चीज़ बिल्कुल सही ही निकली तो ये सीट बीजेपी से जा सकती है कांग्रेस के पास। हरीश कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो हमारे विशेषज्ञ बोल रहे हैं सही बात है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं अपना इनपुट देना चाहूँगा। गुना जिले की बमोरी सीट जो है वो इस कारण से हमारे सर्वे मजबूत आ रही है कि जो कन्हैयालाल अग्रवाल बीजेपी के थे, वो जब बमोरी में महेंद्र सिसोदिया है तो बागी होकर कांग्रेस से लगे। महेंद्र सिसोदिया के सामने मजबूत चेहरा नहीं है। महेंद्र सिसोदिया का जो नेटवर्क है वो उस मजबूत चेहरे के कारण मजबूत हो जा रहा है, और यही वजह है कि उनका वोट बैंक लगातार बढ़ रहा है। सामने वाला चेहरा कमजोर है। चेहरा कमजोर होने के कारण हमारे सर्वे में महेंद्र सिसोदिया मजबूत आए, ऑनलाइन वोटिंग में भी मजबूत आए, और जो सर्वे गए सर्वे में मैं आपको बता दूं कि वो राघवगढ़ से लगा हुआ इलाका है और दिग्विजय सिंह जी ने उसको अपनी उसमें रखा हुआ है, टिप पर रखा हुआ है। यदि दिग्विजय सिंह जी वहां कोई अच्छा कैंडिडेट दे देंगे तो फाइट अच्छी भी हो सकती है। यहीं पे रोक रहा था आपको रविंद्र जी। देखिए ये क्या हो रहा है, ये मतभेद भिन्नता क्यों आ रही है? आप बात कर रहे हैं कि 2023 में क्या होगा, हम बात कर रहे हैं कि 2022 में क्या पिक्चर बन रही है। हम आज की स्थिति में, अब ये देखिए, ये तो बुआ की मूछ निकल आएंगे तो चाचा हो जाएंगे, ये तो बहुत दूर की बात है। तो वहां पे क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन केपी यदि आज भी वोट डलेगा और यदि वहां कांग्रेस को कैंडिडेट घोषित करना होगा तो वो दिग्विजय सिंह के खाते की सीट है।
और दिग्विजय सिंह इस बार अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उस सीट पर अच्छा, चलिए आप बार अच्छा बार दिग्विजय कैंडिडेट सिंह की देंगे। बात कर रहे हैं, तो अब ये बताइए, एक बहुत रोचक मामला है और इसको ये बात पे इस पर डिस्कस करते हुए इसको खत्म करते हैं हम इस डिस्कशन को ग्वालियर चंबल के। ग्वालियर 93 का एपिसोड सब लोग को ध्यान होगा, आप लोग को जो दर्शक नहीं जानते मैं उनको बताना चाहूंगा। 93 में जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो माधवराव सिंधिया जी का नाम लगभग माना जा रहा है कि काफी आगे चल रहा था। उस टाइम श्यामाचरण शुक्ला जी भी हुआ करते थे, है ना, और लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया और दिग्विजय सिंह वहां पे आ गए और दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए। तो एक अदावत चालू हुई दो राजमहल के बीच में, बल्कि यह कहना चाहिए कि महाराजा और राजा के बीच में, क्योंकि जो सिंधिया परिवार था वो महाराजा था और ये जो थे ये राजा थे, राधवगढ़ के राजा थे। तो क्या ये बताया जा रहा है, कुछ लोग का कहना है कि राधवगढ़ की यानी दिग्विजय सिंह ने बिल्कुल मन में ठान लिया है कि अब बिल्कुल इनको बर्बाद कर देना, नेस्त नाबूद कर देना, इनको इनकी हैसियत दिखा देना है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार ये लड़ाई भी राजा वर्सेस महाराजा और राधवगढ़ वर्सेस ग्वालियर ये भी देखने मिलेगी? रविंद्र जी देखिए आनंद जी, मेरे को अच्छी तरह याद है 93 में माधवराव सिंधिया मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं थे। वो केवल अजीत जोगी और दिग्विजय सिंह के बीच में फाइट हुई थी और अर्जुन सिंह जी पूरी तरह से इनके साथ थे। उस समय माधवराव सिंधिया ने विकास कांग्रेस बना ली थी, क्योंकि आपको याद होगा उसी समय पे हवाला कांड हुआ था और वो सिंधिया का एक अलग मामला था। लेकिन दिग्विजय सिंह के समय में, दिग्विजय सिंह के हालांकि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद ये हवाला कांड का हुआ था, लेकिन वो कैंडिडेट नहीं थे। वो थे 88-89 में जब अर्जुन सिंह जी को पंजाब भेजा गया था, उस समय वो कैंडिडेट थे, लेकिन समझौता कैंडिडेट के रूप में मोतीलाल वोरा आए थे। खैर अब मैं आता हूं इस बात पर, राजा महाराजा का झगड़ा शुरू से ही चल रहा है और ये राघवगढ़ को अपनी एक रियासत से ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं दिग्विजय। और दिग्विजय सिंह जी ने अंदर से बाहर से वो पूरी पूरी वो करते हैं। जब भी वो मिलते हैं एक रूमाल में 500 का नोट रखेंगे और उसको हुजूर और पेश करेंगे अपनी पेशगी, ये सब दिग्विजय सिंह पूरा आज भी करते हैं। लेकिन अंदर से दिग्विजय सिंह जी ने ग्वालियर महल को काटने के अलावा कुछ नहीं किया। जब भी मौका मिला वो ग्वालियर महल को कमजोर करने का कोई भी मौका नहीं चूकते हैं। और अभी इस बार भी आपने देखा होगा कि सिंधिया जी ने पहली बार राघवगढ़ जाने का प्लान बनाया था और दिग्विजय सिंह जी के तमाम पुराने कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। मैं पिछले 25-30 साल से इस पूरी राजनीति में नजर रखे हुआ हूं। सिंधिया कभी राघवगढ़ नहीं गए थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने खुद उन्हें भेजा कि आप जाइए राघवगढ़ और राघवगढ़ में इनको दिग्विजय सिंह को कमजोर करने का काम करिए। तो निश्चित तौर पर जो राघवगढ़ का कार्यक्रम हुआ था और सिंधिया समर्थकों को उन्होंने शामिल करने का जो एक मुहिम चलाई थी, उसका बदला लेने के लिए इस बार दिग्विजय सिंह जी भी घाट बांध कर बैठे हुए हैं। बहुत रोचक लड़ाई होने वाली है। हरीश आप कुछ कह रहे हैं? उन्होंने अपने बेटे जयवर्धन को भी ग्वालियर चंबल में सक्रिय किया हुआ है युवा नेता के में, गोविंद सिंह के साथ। अच्छा, एक चीज हम आपको और बताते हैं, हमारे दर्शकों को भी बताते हैं, अपने गेस्ट को भी हम बताते हैं, क्योंकि भगवान जी बार बार घड़ी देख रहे हैं, उनको एक शादी में जाना है। उन्होंने पहले बोल दिया था कि मुझे शादी अटेंड करना बहुत जरूरी है, किसी बहुत नजदीकी की शादी है। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि हमने एक बात और की थी कि अगर आपको मौजूदा कैंडिडेट जो जीता हुआ आपका विधायक है या हारा हुआ जो आपका रनर अप है उसको आप पसंद नहीं करते हैं, आप कोई तीसरा नाम लिखना चाहते हैं, तो हमने वो विकल्प भी दिया था अपने दर्शकों को, अपने यूजर को। तो वो भी ऑनलाइन हमारे पास कुछ नाम आए थे। आइए वो हम देखते हैं कौन से नाम है और क्या ऐसा हो सकता है। ये देखिए, अशोक चौधरी नया नाम आया लाहौर से, अशोक भारद्वाज नया नाम आया है मेहगांव से, कविता मीणा नया नाम आया है श्योपुर से, चंद्रप्रकाश शर्मा नाम आया है सबलगढ़ से। 4 नाम हो गए, 4 नाम ये हो गए। जसवीर गुर्जर आया है मुरैना से, नया नाम है। प्रियंका मीणा नया नाम आया है चाचोड़ा से, और प्रीतम लोधी नया नाम आया है पिछोर से। जी ठीक है, कम से कम वोटिंग में तो आएगा, हमारी वोटिंग में तो आएगा, टिकट मिले। महावीर सिसोदिया आए हैं श्योपुर से। जी ये नए नाम थे। एक और नाम है महेंद्र यादव कोलारस से, कोलारस से नाम आया है महेंद्र यादव जी का। नया नाम का मतलब हमारा यह है कि वो हो सकता है नेता पुराना हो। नया नाम का मतलब ये नहीं मतलब समझिए कि वो नया नेता पुराना हो सकता है, लेकिन अभी ना, लेकिन वो मौजूदा विधायक है ना, वो फर्स्ट रनर अप है। ये मुकेश चौधरी मेहगांव से आया है नाम, एक नाम आया है, पहले विधायक रह चुके हैं। मोतीलाल प्रजापति बमोरी से नाम आया है। विपिन सोनरिया कोलारस से नाम आया है। अशोक हरिबाबू का नाम आया है अशोकनगर से। हरेंद्र जाटव नाम आया है गोहद से, या नाम था हरेंद्र जाटव से। क्या लग रहा है रविंद्र जी आपको, कितने आपके जाने पहचाने, आपके कितने परिचित लोग हैं इसमें? क्या एक बड़ा मजेदार नाम इसमें मैंने देखा, अशोक भारद्वाज। आप जानते हैं अशोक भारद्वाज जी? अशोक भारद्वाज जी वो हैं जिन्होंने अभी जो डैम टूटा है धार का, वो कारम डैम के बनाने वाले यही हैं।
और अभी टिकट मिल सकता है इनको, तो बिल्कुल टिकट मिल सकता है। इसके बाद अभी कथा करवाई है, अभी उन्होंने इसके बाद अभी बागेश्वर महाराज की कथा वहां भी करवाई वहां कराई है। उनकी खासियत की बागेश्वर धाम को ले आए। और मैं आपको बता दूं कि इस कथा के बाद एक व्यक्ति की डेथ हुई थी। इस कथा के बाद ओपीएस भदौरिया वहां बहुत सक्रिय हो गए हैं। ओपीएस भदौरिया नहीं चाहते कि वहां पर कोई और आए। वहां देखिए त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी के अंदर हो गया। मैंने पहले ही बोला कि इस बार ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी का झगड़ा भारतीय जनता पार्टी से होने वाला है, उसके बाद कांग्रेस से होगा। अब आप देखिए मेहगांव जैसी सीट पर 3 प्रबल दावेदार बीजेपी के आ चुके हैं। मुकेश चौधरी आ चुके हैं वहां, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष है, राकेश चौधरी के छोटे भाई हैं। वहां ओपीएस भदौरिया खुद इस समय मिनिस्टर हैं। मुकेश जी का नाम आया है जी। और उसके बाद में ये अशोक भारद्वाज जी ने भी वहां ताल ठोक दी है। अशोक भारद्वाज जी का जो सबसे बड़ी पूंजी है वो केवल नरोत्तम से संबंध है, बाकी पब्लिक के बीच में उतना नहीं है उनका कि पब्लिक उनको बहुत ज्यादा पसंद कर रही है। पर नरोत्तम उनको एक कहना चाहिए एसेट्स के रूप में उतारना चाहते हैं वो। तो कई ऐसे नाम हैं, जैसे अब प्रीतम लोधी, मैंने बोला कि ये फुस बम साबित होंगे, 100% होंगे। बाकी कई नाम मेरे लिए नए हैं, मैं इनके बारे में पता लगाऊंगा और उसके बाद टिप्पणी करूंगा। भगवान जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, वही मेहगांव वाला सीट वाला था। मतलब ऑलरेडी वहां पर बीजेपी से मंत्री है ही, और जब तक जो नाम एक आया है मुकेश चौधरी का, वो भी बहुत मजबूत नाम है। पहले वो विधायक रह चुके हैं, उनको पिछली बार टिकट नहीं मिला था। और अशोक भारद्वाज का जो नाम बताया है, उनकी नई कथा उन्होंने की है, वो कथा भी अभी बताई है। जहां तक चाचौड़ा का मामला है, चाचौड़ा में जो बीणा नामक एक नाम आया है, कविता बीणा, वहां पर मीणा समाज के बहुतायत वोट है। लेकिन पिछली बार भी ममता मीणा वहां से शायद चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई थी वो। और उसके एक बार पहले वो विधायक रह चुके हैं, काफी जातिगत वोट है उनके। लेकिन चूंकि उस सीट पर कांग्रेस से ऑलरेडी लक्ष्मण सिंह चुनाव जीतते रहे और अगली बार भी शायद वही चुनाव लड़ेंगे उस सीट से, तो इसलिए टिकट मिल सकता है। लेकिन जहां तक मजबूती वाला मामला है, वो शायद ये मजबूत है कमजोर है, हम इस पर नहीं जा रहे, हम तो जनता से बुला रहे वो शायद अलग चीज है। जनरल लोगों ने अपने नाम भेजे। तो ये ग्वालियर चंबल का आपने देखा, बहुत ही रोचक और बहुत जो हमको इंसाइट दिया रविंद्र जी ने, भगवान जी ने जो हमको बताया, वो वाकई में बहुत इंसाइट है। ये आम लोगों को, आम दर्शकों को पता नहीं चलता है कि कैसे लड़ाई चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या इक्वेशन है। लेकिन जो लब्बो लुआब निकल रहा है, वो 2 या 3 बातें हैं। मैं बताना चाहूंगा, अपने दर्शकों को फिर से रैप अप करूंगा कि नंबर 1 बात तो ये निकल के आ रहा है कि हाँ, वहां पे कांग्रेस जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है अगर ठीक ठाक रहा तो। बीजेपी की लड़ाई पहले बीजेपी से होगी, इसके बाद सब कुछ होगा। और दिग्विजय सिंह बिल्कुल पहलवानी करने वहां पे पहुंच रहे हैं अपने परिवार के साथ, और वहां पे राजा वर्सेस महाराजा होने वाला है। और इसको रैप अप करें, फिर से हम आपको बता दें कि वहां पे 34 सीटें हैं ग्वालियर चंबल में। बीजेपी के पास अभी 16 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 17 सीटें हैं, बसपा के पास 1 सीट है, जिसमें 16 में से मजबूत स्थिति में बीजेपी 7 पे है, कमजोर में 6 पे है, 3 पे बराबरी पे है। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 17 में से 11 में कांग्रेस मजबूत है, 4 पे कमजोर है और बराबरी पे 2 पे है। यानी अगर हम सिर्फ नंबर पे जाएं तो नंबर भी हमको ये चुगली कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि हां, वहां पे कांग्रेस फिलहाल मजबूत स्थिति में है। अब आखिरी और रहेगा एक इलाका बचेगा मध्य का, जिसमें 36 सीटें हैं, हम उसकी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और रविंद्र जी को और भगवान जी को, दोनों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। हम भगवान जी से विदा लेते हैं और छोटा सा हम लेते हैं ब्रेक, और 10 मिनट के बाद आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें theसूत्र.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।